हेलो डियर स्टूडेंट। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के नेक्स्ट पार्ट को। लगभग हम लोगों ने 4 या 5 पार्ट्स को कंप्लीट किया है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। और ये भी देख रहे हैं कि किस तरीके से आपके प्रीवियस ईयर जो भी टीचिंग लेवल के एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, चाहे वो आरपीएससी का हो, चाहे वो टीजीटी का हो, पीजीटी का हो, इवन नेट जेआरएफ का भी हो। तो अगर आप इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हैं तो आपका स्वागत है। और प्लीज़ अभी तक इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको डेली ऐसे वीडियो प्रोवाइड किए जाते हैं जिसमें आपको बेहतरीन रिवीजन और साथ ही साथ सारे फैक्ट्स गिवन होते हैं। आइए बिना देरी किए हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, लगभग 41 नंबर क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है, विच प्ले राइट गिव्स एन ऑनेस्ट पिक्चर ऑफ द अंडरवर्ल्ड। कौन सा आपका नाटक है जो आपके अंडरवर्ल्ड में सबसे ईमानदार रूप में प्रस्तुत किया गया है लंदन में इन द हॉनेस्ट वोर पार्ट सेकेंड। तो यहाँ पर देखिएगा जो आपका यहाँ पर प्ले राइट है वो है द ऑनेस्ट वोर। ऑनेस्ट वोर का मतलब यहाँ पर है कि ईमानदार वेश्या। वोर का मतलब होता है हॉर्लेट होते हैं जो वेश्या होती है ना। तो ये आपके बेहतरीन प्ले है, इसको आपको नोट डाउन करना है। उसका भी पार्ट 2 पूछा गया है। तो एक बात साबित हो गई डियर कि यहाँ पर पार्ट 1 और पार्ट 2 दो बात होगा, है ना। तो इसको याद रखना था, ऑनेस्ट और पार्ट सेकेंड, है ना। तो इसमें बात की गई है डियर। पहले मैं इसके आंसर को बता देता हूँ, है ना। इसका आंसर मैं बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको जो है इसका समरी सारी चीज़ें डिफाइन करता हूँ। चलो अब ध्यान समझना डियर। इसका पार्ट 2 की बात किया गया है तो पार्ट 2 थॉमस डिकर ने लिखा है। किसने? थॉमस डिकर ने लिखा है। तो यहाँ पर आपको आंसर कौन हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा। लेकिन अब ध्यान रखना, ये है क्या? द ऑनेस्ट वॉर पार्ट सेकेंड है क्या? ये एक अर्ली जैकोबियन सिटी कॉमेडी है ना। इसे 2 पार्ट में डिस्कस किया गया है ना। इसको 2 पार्ट में पार्ट 1 की बात किया जाए डियर, ध्यान सुनना, इंटरेस्टिंग होगा, बहुत ही मज़ा आएगा डियर। अगर हम पार्ट 1 की बात करेंगे तो पार्ट 1 ये कोलाबोरेशन दो लोगों के बीच में है। एक थॉमस डिकर का है, जो अभी अभी आप देख रहे हैं कि पार्ट 2 जो लिखे हैं थॉमस डिकर के हैं, है ना। और दूसरा पार्ट है थॉमस मिडल्टन। ये ध्यान रखना, ये पार्ट 1 है इसका, थॉमस मिडल्टन, MIDLETON, थॉमस मिडल्टन। ये ध्यान रखना डियर। पार्ट 1 और पार्ट 1 की बात कर रहे हैं कि जिसमें केवल दो राइटर्स का कोलैबोरेशन है, थॉमस डिकर और थॉमस मिडल्टन। लेकिन जो पार्ट 1 है डियर, अगर हम पार्ट 1 की बात करेंगे तो पार्ट 1 केवल और केवल थॉमस डिकर के द्वारा लिखा गया। ये केवल यही लिखे हैं पार्ट 1। अब समझ में आ गई। अब यहाँ पर ये प्लेज बताता है, द प्लेज वर एक्टेड बाय द एडमिरल्स मैन। ये प्लेज जो है एक्ट किया गया किसके द्वारा? एक एडमिरल्स मैन के द्वारा, एडमिरल्स मैन के द्वारा ये एक्ट किया गया है, एडमिरल्स मैन के द्वारा, ठीक है ना। यहाँ पर ध्यान समझ में आ गए। अच्छा पार्ट 1 क्या है? पार्ट 1 बताता है कि पार्ट 1 जो है इंटर्ड इनटू द स्टेशनरी रजिस्टर के बारे में बताएगा। ये 9 नवंबर 1604 के बारे में, ठीक है ना, 4 को। अच्छा पार्ट 2 क्या है? पार्ट 2 लाइकली रिटन इन 1605 और 1606 में। ये चीज़ ध्यान रखना, ये बहुत ही बेहतरीन है। ये बहुत ही बेहतरीन आपका द ऑनेस्ट वर्ड पार्ट 1 और पार्ट 2 कई बार इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना, नोट डाउन कर लीजिएगा। तो आप सर्च कर लीजिए, विकिपीडिया में भी होगा, है ना। तो ये जैकोबियन सिटी कॉमेडी, है ना, कि ये अर्ली अर्ली जैकोबियन सिटी, उसमें एक कॉमेडी की तरह रोल प्ले किया जाता था, है ना। तो ये 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। क्लियर, समझ में आ गया? तो आंसर भी आ गया आपको थॉमस डिकर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ लिखा गया है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। द शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन द शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन इंटरप्रेटर ऑफ मालाडीज इज रिटन बाई। अब ये भी, अब इसमें ध्यान रखना डियर, ये आपका शॉर्ट स्टोरी है क्या? कौन है? इंटरप्रेटर ऑफ मालाडीज, इंटरप्रेटर ऑफ
मालाडीज। मैं नोट डाउन कर दे रहा हूँ, हाईलाइट कर देना, इसको ध्यान रखना। आपका ये शॉर्ट स्टोरीज है, क्या है डियर, ये शॉर्ट स्टोरी है। ठीक, इसकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं बता देता हूँ। ये इंटरप्रेटर ऑफ मालाडीज एक बुक कलेक्शन है। क्या है ये बुक कलेक्शन है। ठीक है डियर। अब बुक कलेक्शन किस ना, इसमें 9 बुक्स का कलेक्शन है ये, ध्यान रखना डियर, ये 9 बुक्स का कलेक्शन है। और लिखा किसके द्वारा गया है, ये लिखा तो झुप्पा लहरी के द्वारा गया है। लिखा किसके द्वारा दिया है, झुप्पा लहरी। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन आपका ए है, झुप्पा लहरी। ये अब हैं क्या ये झुप्पा लहरी, झुप्पा लहरी की खासियत जरा समझ लीजिए। ये हैं अमेरिकन ऑथर, ध्यान रखना, अमेरिकन ऑथर ऑफ इंडियन ओरिजिन, इंडियन ओरिजिन। ठीक है ना, अमेरिकन इंडियन यानी कि इनका मूल निवासी कहाँ के हैं, इंडियन ओरिजिन की, यानी भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक हैं, ये ध्यान रखना। कौन, झुप्पा लहरी। ठीक है ना। अब ये पब्लिश कब हुआ, इंटरप्रेटर ऑफ मालाडीज, ये 9 शॉर्ट स्टोरीज इसमें इंक्लूडेड है, ध्यान रखना। 9 बुक्स हैं, ये कलेक्शन है बुक का। अब इसकी बात करेंगे तो ये पब्लिश हुआ है डियर, ये पब्लिश किया गया है 1999 में, पब्लिश हुआ 1999 में। और इनका जो झुप्पा लहरी का ये जो इंटरप्रेटर ऑफ मालाडीज है, ये पुलित्जर प्राइज प्राप्त किया है। पुलित्जर, पुलित्जर, मैं यहाँ फिर से लिख दे रहा हूँ क्लियर, ये जो इनका नोवेल्स, इनकी शॉर्ट स्टोरीज है, इंटरप्रेटर ऑफ मालाडीज, ये पुलित्जर प्राइज इसको मिला है। लिख दे रहा हूँ, PULITZ, पुलित्जर प्राइज। ये सारे पॉइंट नोट करने हैं आपको। और ये पुलित्जर प्राइज किसके लिए मिला, फॉर फिक्शन के लिए, फिक्शन के लिए, ठीक है ना, फिक्शन के लिए इनको दिया गया है ना। और इसकी पूरी दुनिया में कम से कम 15 मिलियन कॉपीज जो है बिकी हुई है। कितने, 15 मिलियन। अब ये शॉर्ट स्टोरीज किसके बारे में बता रहा है, द लाइफ्स ऑफ इंडियंस एंड अमेरिकन्स हु वर caught between their roots and the new world, जिन्हें कैद कर लिया गया, पकड़ लिया गया है उनके रूट्स से नए संसार के लिए। बहुत अच्छी शॉर्ट स्टोरीज है, आप इसको पढ़ेंगे तो मज़ा आ जाएगा। इंटरेस्टिंग, समझ में आ गया है ना। सारे पॉइंट नोट डाउन कर लीजिएगा। मैंने बताया कि इंटरप्रेटर ऑफ मालाडीज ये किसकी शॉर्ट स्टोरीज है, तो झुप्पा लहरी की है। और एक बात बताया कि शॉर्ट स्टोरीज, ये जो इंटरप्रेटर ऑफ मालाडीज है, ये 9 शॉर्ट स्टोरीज का कलेक्शन है। और ये जो है इंटरप्रेटर ऑफ मालाडीज, ये पुलित्जर प्राइज भी प्राप्त किया है फिक्शन के लिए। ठीक है। और अगर झुप्पा लहरी की बात करेंगे तो झुप्पा लहरी एक अमेरिकन ऑथर हैं इंडियन ओरिजिन की। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। अनीता देसाई वर शैल बी गो दिस समर। अनीता देसाई का एक नोवेल है, वो उसका नाम है क्या, वेयर शैल वी गो दिस समर। यहाँ पर इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, वेयर शैल बी गो दिस समर, ये किसकी नोवेल है, तो आप कहेंगे अनीता देसाई का है ना। अब इसका जेनर की बात करेंगे, इस पोएम की, इस नोवेल की जेनर की बात करेंगे, इसकी शैली की बात करेंगे, तो ये फिक्शन है। क्या है ये डियर, ये फिक्शन है, ये फिक्शन है। ठीक है ना। अब ये बात करेंगे, इसे कॉम्प्लीटेड टू वर्जीनिया वुल्फ्स टू द लाइट हाउस, ध्यान रखना, यहाँ पर ध्यान रखना, हैज़ बिन कंपेयर टू वर्जीनिया वुल्फ्स, वर्जीनिया वुल्फ्स के किससे कंपैरिजन किया गया है, तो वर्जीनिया वुल्फ का है टू द लाइट हाउस, टू द लाइट हाउस। अब वर्जीनिया वुल्फ की एक और है मिसेस डैलोवी, एक भी ये नोबल है, ध्यान रखना, मिसेस डैलोवी एंड टू द लाइट हाउस, दोनों। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो कंपैरिजन किया गया है वर्जीनिया वुल्फ की नोबल से, वो है टू द लाइट हाउस। क्लियर, बात समझ में आ गई।
अब बात करते हैं, यहाँ पर आपको आंसर मिल गया। बात करते हैं ये कब पब्लिश किया गया है, कब पब्लिश हुआ। तो या वेयर शैल बी गो दिस समर कब पब्लिश हुआ, तो ये पब्लिश हुआ है डियर 1975 में, 1975 में। ठीक है ना, समझ में आ गया डियर। द वर्क इज ऑफ हर मोस्ट सक्सेसफुल एंड एसेसिबल एक्सपेरिमेंट इन द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस स्टाइल। इसमें आपको स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, जो आपके लिटरेरी टर्म्स हैं, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस स्टाइल को यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से यूज किए गए। तो आर यू अंडरस्टूड वेरी वेल। Where Shall We Go This Summer is written by Anita Desai. That the novel have a genre is written in genre fiction and comparison in comparison to Virginia Woolf। किससे कंपेरिजन किया गया है, वर्जीनिया वुल्फ की टू द लाइट हाउस से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, हु इज द नरेटर हेयर इज रुश्दी नोबल मिडनाइट चिल्ड्रन। यहाँ पर आपके पास एक और जो है नोवेल आ गया, एक और आपके सामने आ गया। यहाँ बात करेंगे सलमान रुश्दी, है ना, सलमान रुश्दी की बात करेंगे। उनका क्या है, सलमान रुश्दी का नोवेल है मिडनाइट चिल्ड्रन। याद रखिएगा डियर, सलमान रुश्दी का नोवेल है मिडनाइट चिल्ड्रन। ये कब हुआ, आया था, पब्लिश हुआ था 1981 में पब्लिश हुआ। सलमान रुश्दी ये आथर हैं। अब एक बात ध्यान रखना डियर, यहाँ बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर इनसे पूछा जाए कि पब्लिश कब हुआ, ध्यान रखना डियर, पब्लिश कब हुआ, तो आप कहेंगे पब्लिश 1981 1981 में हुआ। ठीक है ना, लेकिन किसके द्वारा किया गया, तो आप कह देंगे सलमान रुश्दी के द्वारा। यही गलत करके चले आएंगे, है ना। ये जो पब्लिश हुआ है, पब्लिश हुआ है 1981 में, लेकिन पब्लिश करने वाले जो ऑथर हैं, ध्यान समझना डियर, पब्लिश करने वाले जो ऑथर हैं आपके, वो हैं जोनाथन केप। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा डियर, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है इसको। और देखिए यहाँ पूरा एनालिसिस बताया जाता है आपको, हर एक क्वेश्चन को, उसके क्वेश्चन को, पूरे टॉपिक को, उन कौन से आथर किससे जुड़े हैं, किस टाइम पीरियड से हैं, उनके क्या क्या नॉवेल्स हैं, सारी चीज़ें। जोनाथन केप, ये इनको ने पब्लिश करा है। लिखा किसने है, लिखे सलमान रुश्दी हैं। ये ऑथर हैं, ये क्या है, ये ऑथर है, ये ऑथर है सलमान रुश्दी। पब्लिशर कौन है, जोनाथन केप। ध्यान रखना, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है ना डियर। अच्छा, अब यहाँ बात करेंगे, तो जो मिडनाइट चिल्ड्रन है, ये सलमान रुश्दी इसको लिखे हैं, पब्लिश जोनाथन केप ने किया है। ये सेकंड नोबल है इंडियन ब्रिटिश राइटर का, सेकंड नोबल है इंडियन ब्रिटिश राइटर का। अब मिडनाइट चिल्ड्रन में क्या बताया गया है डियर, ध्यान रखना, नरेटर कौन है ये पूछा गया है। हु इज़ द नरेटर, यहाँ पर पॉइंट ध्यान रखना, नरेटर कौन है इसमें। तो ये इसमें मिडनाइट चिल्ड्रन में डिफाइन किया गया है पोस्ट कॉलोनियल, पोस्ट मॉडर्न, मैजिकल रियलिस्टिक स्टोरी के बारे में, है ना, जिसके मुख्य प्रोटागोनिस्ट कौन है, सलीम सिनाई। यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिएगा, इसके मुख्य नरेटर या प्रोटागोनिस्ट जिसे कह सकते हैं, वो है सलीम सिनाई। ठीक है ना डियर। अब इसमें क्या डिस्क्राइब किया गया मिडनाइट चिल्ड्रन में, इसमें डिस्क्राइब किया गया भारतीयों के ट्रांजिशन का, बदलाव का, कब से लेकर के, ब्रिटिश के कॉलोनियल रूल्स से लेकर के इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया को डिफाइन किया गया है मिडनाइट चिल्ड्रन में। ठीक है ना, मिडनाइट चिल्ड्रन में कब से ट्रांजिशन, इंडियंस का ट्रांजिशन दिखाया गया है, ब्रिटिश कॉलोनियल से लेकर के भारत के स्वतंत्रता और उसके भारत के विभाजन का पूरा यहाँ वर्णन किया गया है डियर। ठीक है ना, समझ में आ गई। इसकी 1 मिलियन कॉपी, 1 मिलियन कॉपी केवल जो है यूके में बिकी हुई है, सोल्ड की गई है। अब इस ये बुकर प्राइज, प्राइज भी वन, ये भी नोट कर लीजिएगा, मिडनाइट चिल्ड्रन जो है इसे बुकर प्राइज भी मिला हुआ है, बुकर प्राइज, ध्यान रखना डियर, बुकर प्राइज भी जीती है ये, बुकर प्राइज।
ठीक है ना। अब ये कब मिला है? 1981 में। 1981 में इसे बुकर प्राइज में मिला हुआ है। द बेस्ट ऑफ द बुकर अवार्ड भी मिला है। द बेस्ट ऑफ द बुकर अवार्ड 2008 में मिला है। सारे पॉइंट नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही वन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1973। ही वन द, हु वन द, ये ही की जगह पे हु कर लीजिएगा डियर, मिस्टेक है यहाँ पर। हु, WHO, हु वन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1973, यानी कि 1973 में किसने जीता भाई नोबेल प्राइज? तो ये जीते हैं पैट्रिक वाइट ने। किसने जीता है? पैट्रिक वाइट ने। ठीक है ना, मैंने यहाँ लिख दिया पैट्रिक वाइट ने जीता है 1973 में नोबेल प्राइज। किसके लिए जीता है? फॉर एन एपिक एंड साइकोलॉजिकल नैरेटिव वर्ड विच हैज़ इंट्रोड्यूस अ न्यू कॉन्टिनेंट इनटू लिटरेचर के लिए इन्होंने जीता है। अब पैट्रिक वाइट के बारे में ज़रा ध्यान समझ लीजिएगा डियर। पैट्रिक वाइट एक ऑस्ट्रेलियन राइटर है, नोट डाउन कर लीजिएगा, ये ऑस्ट्रेलियन राइटर है, ऑस्ट्रेलियन राइटर है, ये ऑस्ट्रेलियन राइटर है। ठीक है ना। नोवेलिस्ट भी हैं, नोवेलिस्ट भी हैं, प्ले राइट भी हैं, प्ले राइट भी हैं, प्ले राइट भी हैं, है ना। ये आपके पैट्रिक वाइट की कहानी है। ये ऑस्ट्रेलियन राइटर है, नोवेलिस्ट है, प्ले राइट है। अब इनकी बात करेंगे डियर, इनकी बात करेंगे तो इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म की बात किया जाए तो इनका जन्म हुआ था 1912 में, और इनकी जो डेथ हुई थी, डेथ हुई थी 1990 में। ठीक है ना, जन्म हुआ था 1912 में और डेथ हुई थी 1990 में। ये नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है ना। अभी अब ये एक ऐसे कह सकते हैं कि ये पहले और केवल मात्र ऑस्ट्रेलियन आथर है जिनको नोबेल प्राइज मिला हुआ है। ही इज़ द फर्स्ट एंड द ओनली ऑस्ट्रेलियन रेसिपिएंट ऑफ द प्राइज। ठीक है ना। अब इनके कुछ नोटेबल वर्क्स हैं, कुछ इनके पैट्रिक वाइट के नोबल्स यानी कि इनके वर्क्स हैं। इनके वर्क्स के बारे में आपको बता दें थोड़ा सा। इनके वर्क्स की बात करेंगे तो वर्क्स में है द ऑन्ट्स स्टोरी, लिख लीजिएगा, द ऑन्ट्स, चींटी की कहानी, द ऑन्ट्स स्टोरी, द ऑन्ट्स स्टोरी। चलिए लिख लीजिएगा डियर, मैं बोल दे रहा हूँ, द ऑन्ट्स स्टोरी। मैंने लिखा यहाँ पर पहला द ऑन्ट्स स्टोरी। ठीक है ना। दूसरा क्या है इनका, इनके वर्क्स, द ट्री ऑफ मैन, द ट्री ऑफ मैन। तीसरा कौन है? वोस, VOSS। चौथा कौन सा है? द आई ऑफ द स्टॉर्म। क्या है डियर? द आई ऑफ द स्टॉर्म, द आई ऑफ द स्टॉर्म। पांचवा क्या है? द वे बॉर्न अफेयर, द वे बॉर्न अफेयर। ये इतनी कहानी है आपके पैट्रिक वाइट। क्या क्या आपने सीखा कि ये एक ऑस्ट्रेलियन राइटर है, नोबलिस्ट हैं, प्ले राइटर है। इनका जन्म 1912 में हुआ, इनकी डेथ 1990 में हुई। ये एक पहले और केवल मात्र ऑस्ट्रेलियन रेसिपिएंट हैं जिनको नोबेल प्राइज लिटरेचर का दिया गया 1973 में। इनके कुछ नोबल्स वर्क हैं, कुछ नोटेबल वर्क्स हैं। पहला आपने देखा द ऑन्ट्स स्टोरी, द ट्री ऑफ मैन, वोस, द आई ऑफ द स्टॉर्म, द बेबॉर्न अफेयर। क्लियर नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हु रोट इंसिडेंट इन द लाइफ ऑफ ए स्लेव गर्ल। यहाँ पर भी ये भी एक बहुत ही बेहतरीन बहुत ही बेहतरीन नोबल्स है डियर। यहाँ पर देखिए नोबल्स का नाम क्या है, नोबल्स का नाम समझ लीजिए। ये है इंसिडेंट इन द लाइफ ऑफ अ स्लेव गर्ल। ये भी बहुत ही बेहतरीन
नोवेल है, इसको आप पढ़ेंगे, शॉर्ट स्टोरी कह लीजिए, पढ़ेंगे तो आपको ऑटोबायोग्राफी है। ये ऑटोबायोग्राफी किसकी है? ये एक ऑटोबायोग्राफी, इसको ध्यान रखना डियर, ये ऑटोबायोग्राफी है। क्या है ये? ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी है, रिटन बाय सेल्फ है। देखना ये खुद लिखा गया है, रिटन बाय सेल्फ है, रिटन बाय सेल्फ। अब ये सेल्फ लिखा गया है, किसके द्वारा लिखा गया है? हैरियट जैकोब्स के द्वारा लिखा गया। ये उनकी एक ऑटोबायोग्राफी है। किसका? हैरियट, नोट डाउन कर लीजिएगा, हैरियट, HARRIET, हैरियट जैकोब्स को, जैकोब्स के द्वारा, हैरियट जैकोब्स के द्वारा ये लिखा गया। उनकी एक स्वयं, उन्हीं के स्वयं के द्वारा लिखा गया और उनकी एक ऑटोबायोग्राफी है। इतनी बात समझ में आ गई। दूसरी बात करते हैं, ये पब्लिश किसके द्वारा किया गया है? पब्लिश, अभी कहानी आ गई, पब्लिश किसके द्वारा है? पब्लिश, अगर हम बात करेंगे पब्लिश का, तो इसे पब्लिश हुआ है 1861 में, 1861 में। किसके द्वारा? एल मारिया चाइल्ड के द्वारा किया गया। ठीक है ना। इसमें दिखाया गया है कि कैसे रेसिस्टेंस करती है एक महिला अपने सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन को, और जो कि उसका अल्टीमेट अचीवमेंट था, उसको कैसे उसकी स्वतंत्रता छीन ली जाती है, उससे वो लड़ती है अपने 2 बच्चों के लिए, है ना। तो ये पूरी स्टोरी है। तो इंसिडेंट इन द लाइफ ऑफ अ स्लेव गर्ल इज रिटन बाय हैरियट जैकोब्स, हैरियट जैकोब्स। अब हैरियट जैकोब्स के बारे में थोड़ा समझ लीजिएगा, ये इनके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए, हैरियट जैकोब्स के बारे में। तो ये अमेरिकन राइटर है। क्या है ये? अमेरिकन राइटर है, अमेरिकन राइटर है, ठीक है ना, अमेरिकन राइटर है। अब इसकी बात करेंगे तो इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 2 डेट पे माना जाता है, 1813 या 1815, 1813 या 1815। लेकिन इसी डेथ जो है 1897 में मानी जाती है, हैरियट जैकोब की। क्लियर नाउ? चलो, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सारे पॉइंट्स नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। रेस, नेक्स्ट क्वेश्चन, रेस रिलेशन इन द नॉर्थ आर अटैक्ड इन, रेस रिलेशन इन द नॉर्थ, अब नॉर्थ में है, और अटैक इन, किस पे अटैक हुआ है? रेस रिलेशन की बात कर रहे हैं भाई यहाँ पर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। या पहला ऑप्शन, हैरियट जैकोब्स इंसिडेंट इन द लाइफ ऑफ स्लेव गर्ल, हैरियट विल्सन और निक अवर्निक। अब किस में है? तो ये आपको लगभग स्टोरी पता होनी चाहिए, तब आप जाकर इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा ब्रीफ में समझा देता हूँ। अभी भी हैरियट जैकोब्स को आपने पढ़ कर आए हैं, उसमें मैंने बताया कि उनकी लाइफ ऑफ स्लेव ए गर्ल, उन्होंने बताया है, क्या बताया है? उसमें सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के बारे में बताया है कि नहीं, उसमें हुआ किस तरीके से। तो यहाँ पर रेस रिलेशन की बात कर रहा है, यहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन की बात नहीं कर रहा है ना। रेसिज्म की बात करेगा, तो रेसिज्म की बात करेगा तो यहाँ पर हैरियट विल्सन और निग, इनकी एक खुद की एक शॉर्ट स्टोरीज है, इनकी खुद की एक कह सकते हैं नोवेल है, जिसमें इन्होंने रेसिज्म को लेकर के डिस्कस किया। ध्यान रखना डियर, रेसिज्म को लेकर के इन्होंने डिस्कस किया है। अब हैरियट विल्सन निग, इनका एक नोवेल है, क्या है? अवर निग। ध्यान रखना डियर, इनकी नोवेल की बात करेंगे तो नोवेल इनकी यही है, अवर निग, ये हैरियट विल्सन की है। अब हैरियट विल्सन ये भी एक अमेरिकी ऑथर है, अमेरिकी राइटर हैं, अमेरिकी ऑथर है या अमेरिकी राइटर कह सकते हैं, ठीक है ना, समझ में आए। अब अमेरिकन ऑथर तो साथ साथ ये नोबलिस्ट भी हैं, इन्हें नोबलिस्ट कह सकते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, अमेरिकन नोबलिस्ट कहेंगे। इनका जन्म कब हुआ था? 15 मार्च 1825 को इनका जन्म हुआ था। इनके जन्म की बात करेंगे तो 15 मार्च 1800, 15/3/1800 जो है 25 में इनका जन्म हुआ।
अगर इनके डेथ की बात करेंगे डियर, इनके डेथ की बात करेंगे तो इनकी जो डेथ हुई है वो 28 जून 1900 में हुई है। ये चीज़ ध्यान रखना, सारे पॉइंट नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट सारे फैक्ट हैं डियर, समझ लीजिएगा। जितना मैं बोलता चलो, ये मत सोचिए कि सर कैसे लिख रहे हैं कैसे नहीं लिख रहे हैं। आपको कंटेंट चाहिए, कंटेंट प्रोवाइड करता चल रहा हूँ, है कि नहीं। ये बिल्कुल निश्चिंत रहेगी, ये मत देखिए कि डियर की अरे कैसे लिख रहे हैं, क्या है क्या नहीं। आपको कंटेंट चाहिए, मैटर चाहिए, क्वेश्चन देख रहे हैं साथ साथ। अभी क्वेश्चन 2020 का क्वेश्चन है ये, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का। तो ऐसा नहीं है क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा ओल्ड लेकर है, क्वेश्चन भी आपके सामने है और क्वेश्चन के आंसर और उसके आथर को मैं पूरी तरीके से इलाबोरेट कर रहा हूँ, है ना। इसलिए आपको जो है भाई सेशन अच्छा लग रहा तो ज़रूर आप क्या करें, आपका एक अंशदान काफ़ी होगा हमारे लिए, हमको प्रमोशन के लिए। क्योंकि हम आपकी तरह तो नहीं है कि भाई अपने ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें बार बार, है ना। तो भाई इतनी आप मेहरबानी कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 48 नंबर, वाई इज द कपल इन अर्नाम बोटेम्पस अ समर ऑफ ट्रेजिडी। अब ये भी ध्यान रखना, अ समर ऑफ ट्रेजिडी, ये भी नोवेल। अब इसको भी ज़रा ध्यान से समझिएगा डियर। अब इसको समझने के लिए अ समर ऑफ ट्रेजिडी, ये किसके, इसके राइटर कौन है, इसके राइटर हैं अर्नब टेम्पस, ये ध्यान रखना इसके राइटर हैं। अब ये लिखा कब गया, लिखा गया है ये 1933 में, 1933 में, रिटन अर्नब टेम्पस के द्वारा। अब ये अर्नब टेम्पस कौन है, अब इनकी कहानी भी ज़रा समझ लीजिए। इनकी कहानी समझने के लिए थोड़ा सा आपको समझना होगा कि ये भी अमेरिकन राइटर हैं, अमेरिकन राइटर है। कौन है ये भी अमेरिकन राइटर हैं, अमेरिकन राइटर हैं। अब राइटर के साथ साथ ये पोएट भी हैं और ये लाइब्रेरियन भी हैं। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, लाइब्रेरियन भी हैं, लाइब्रेरियन भी हैं, ठीक है ना। अब ये जो एरेनाबोटेम्पस है ये एक हिस्सा है, किसका हिस्सा है, जो सब बहुत बार पूछा गया है, एक हिस्सा है, हिस्सा उस किसका है, ये हार्लेम रिनाइसेंस का एक पार्ट है, हिस्सा है, हार्लेम रिनाइसेंस। इसको जाकर के आप सर्च करिएगा कि व्हाट इज़ हार्लेम रिनाइसेंस, रिनाइसेंस सर्च करिएगा, हार्लेम रिनाइसेंस। मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, इतना आप काम करिएगा डियर। हार्लेम रिनाइसेंस को मैं थोड़ा यहाँ ब्रीफ कर दे रहा हूँ कि एक ग्रुप ऑफ राइटर्स का है, ठीक है ना, जिन्हें एक्सप्लोर किया गया, जो एक्सप्लोर किया गया क्या है, जो एक्सप्लोर किए हैं अफ्रीकन अमेरिकन एक्सपीरियंस को कई जनर्स में। ये इंटेलेक्चुअल्स का ग्रुप था। कैसे इंटेलेक्चुअल्स का, ये ग्रुप चल रहा था हार्लेम रिनाइसेंस में। इनके अलग के लोगों, इनके जो अफ्रीकन अफ्रीकन अमेरिकन के जो लोग हैं उस कल्चर को ये डेवलप कर रहे थे, म्यूजिक के द्वारा, डांस के द्वारा, आर्ट के द्वारा, फैशन के द्वारा, थिएटर के द्वारा, पॉलिटिक्स के द्वारा, है ना। तो उस समय ये कल्चर चला कर रखे थे, उस हार्लेम में चलाए थे और हार्लेम को ही हार्लेम रिनाइसेंस कह दिया गया। वहाँ से लोगों को जागृत करने का काम कर रहे थे। क्लियर, समझ में आ गई बातें, ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आ गया। आते हैं अब थोड़ा सा अभी समझ लेते हैं अर्ना बोटेम्पस के बारे में। अर्ना बोटेम्पस के बारे में समझते हैं, ये क्या है, इसकी भी ध्यान समझ। इनका जन्म कब हुआ, इनका जन्म हुआ है डियर 13 अक्टूबर 1902 को इनको जन्म हुआ है। और इनकी जो डेथ हुई है 4 जून को 1973 को, ठीक है ना डी, 4 जून 1973 को इनकी डेथ हुई है। ये रिटन एट टाइम ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक, इन्होंने इस नोबल को, अ समर ऑफ ट्रेजिडी को उस समय लिखा जब अमेरिका में कह सकते हैं ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन था, कलर सेग्रीगेशन चल रहा था। उस समय इन्होंने इस समर ट्रेजिडी को लिखा है। कब लिखा है, 1933 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे डियर। चलिए, हु was the first black woman who won the Nobel Prize for Literature? First black woman who won the Nobel Prize for Literature, पहली काली महिला
ब्लैक वुमेन जिन्हें लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया, वो है कौन? तो वो है आपके टोनी मॉरिसन। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, कौन है? टोनी मॉरिसन। अब टोनी मॉरिसन की बात करेंगे डियर, तो ये भी अमेरिकन नोबलिस्ट हैं। कौन है? इसको ध्यान समझिएगा, ये भी अमेरिकन नोबलिस्ट हैं, अमेरिकन नोबलिस्ट हैं, अमेरिकन नोबलिस्ट हैं ये भी। साथ ही साथ एडिटर भी हैं, एडिटर भी हैं। इनके बारे में समझ गए आप। अब इनको किस और नाम से जाना जाता है? तो इनको नाम से जाना जाता है, मैं इनके नाम को थोड़ा लिख देता हूँ, थोड़ा अजीब सा नाम होता है, अब इसको पढ़ लीजिएगा, मैं बता रहा हूँ डियर। कलर थोड़ा सा अलग कर देता हूँ, हाँ चलिए। क्लोई, CHLOE, क्लोई एंथोनी, एंथोनी वुलफोर्ड, ये इनका नाम है डियर। वुलफोर्ड जिनको नाम कहा गया है, इनका सरनेम जाने जाते हैं वुलफोर्ड मॉरिसन। कितना बड़ा नाम है, ध्यान रखना। मॉरिसन, क्लो CHLOE, एंथोनी वुलफोर्ड मॉरिसन इनका नाम है, ठीक है ना, ध्यान रखना। अब ये टोनी मॉरिसन का ये जो नोबेल प्राइज़ दिया गया, किसके लिए दिया गया था? अभी तो समझना है डियर, किसके लिए दिया गया था टोनी मॉरिसन को? तो इनको दिया गया था क्रिटिकल एशे के लिए। क्रिटिकल एशे कौन है? क्रिटिकल एशे क्या है इनका, ध्यान समझना। क्रिटिकल एशे है प्लेइंग, प्लेइंग इन द डार्क, प्लेइंग इन द डार्क, ठीक है डियर, नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं लिख दे रहा हूँ, प्लेइंग इन द डार्क, प्लेइंग इन द डार्क, इन द डार्क, मैं बोल दे रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा। वाइटनेस, वाइटनेस एंड द लिटरेचर, लिटरेचर इमेजिनेशन, इमेजिनेशन, ये लिख लीजिएगा आप लोग। प्लेइंग इन द डार्क, वाइटनेस एंड द लिटरेचर इमेजिनेशन। क्लियर नाउ, समझ में आ गया? चलो अब टोनी मॉरिसन के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए। इनको इसके लिए दिया गया प्लेइंग इन द डार्क, वाइटनेस एंड द लिटरेचर इमेजिनेशन। अब इनके बर्थ की बात करेंगे, इनके जन्म की बात करेंगे डियर, इनके बर्थ की बात करेंगे। इनका जन्म कब हुआ? इनका जन्म हुआ है 18 फरवरी 1931 को। अगर बात करेंगे डेथ की बात करेंगे, तो ये 5 अगस्त 2019 में इनकी मृत्यु हुई है, ठीक है ना, टोनी मॉरिसन की। इनके कुछ फेमस नोवेल्स हैं। नोवेल्स कौन कौन हैं? जैसे द ब्लूएस्ट आई, द ब्लूएस्ट आई, द हर फर्स्ट नोवेल जो पब्लिश हुआ, इनका पहला नोवेल द ब्लूएस्ट आई है। सॉन्ग ऑफ सोलोमन है, बिलोव्ड है ना, द बिलोव्ड है। बिलोव्ड पुलित्जर प्राइज भी जो है मिला है इसको 1888 में। इतनी बातें हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है डियर आज का, नेटिव सन 1940 इज रिटन बाई, नेटिव सन किसके द्वारा लिखा गया है? 1940 में नेटिव सन, तो ये लिखा गया है रिचर्ड राइट के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है? रिचर्ड राइट के द्वारा लिखा गया है। नेटिव सन एक नोवेल है, 1940 में पब्लिश किया, ठीक है ना। अब इनको रिचर्ड राइट ही नहीं कहते, रिचर्ड नथेनियल राइट भी कहा जाता है। रिचर्ड नथेनियल राइट, इनका जो जन्म है, जन्म की बात करें डियर, तो जन्म इनका हुआ है 4 सितंबर 1908 को, 4 सितंबर 1908, 1908, ठीक है ना, 1908। और इनकी डेथ कब हुई है? डेथ की बात करेंगे डियर, 28 नवंबर 1960 को इनकी डेथ हुई है। ये भी अमेरिकन ऑथर हैं। क्या हैं ये अमेरिकन ऑथर हैं। अगर बात करेंगे तो अमेरिकन ऑथर हैं, है ना, ये भी अमेरिकन ऑथर हैं।
नोवेल्स भी लिखते हैं, शॉर्ट स्टोरीज भी लिखते हैं, पोएम भी लिखते हैं, है ना, नॉन फिक्शन भी लिखते हैं। अच्छा, इनके बेस्ट कलेक्शन ऑफ नोवेला की बात करेंगे तो अंकल्स टॉम चिल्ड्रन ये है, नेटिव सन ये है, द मेमोरी में लिखे हैं ब्लैक बॉय, है ना, ब्लैक बॉय, बहुत ये भी अच्छा है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ डियर, नोट डाउन कर लीजिएगा, ब्लैक बॉय काफ़ी फेमस हुआ था, ब्लैक बॉय ये 1945 में। और क्या था, एक नेटिव सन तो आपने पढ़ ही लिया 1940 में, मैंने बताया टॉम्स चिल्ड्रन, अंकल अंकल टॉम्स चिल्ड्रन ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा। ये कब हुआ था, 1938 में पब्लिश हुआ था। इतनी बातें बताई गई, क्लियर, समझ में आ गया, समझ में आ गया डियर। तो सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर हम लोग बेहतरीन इलाबोरेशन के साथ। अगर पसंद हो डियर तो आप एक ज़रूर थम्स अप दीजिएगा और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।